मुहिब वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। वो मौका ऐसा होगा कि गलती की जरा सी भी गुंजाइश नहीं होगी। अगर हमसे जरा सी भूल चूक हो गई तो फिर ये होगा कि एक तो हमारा ऑपरेशन फेल हो जाएगा और दूसरे हो सकता है कि हमें उसी वक्त फौजी गोलियों से भून डालें। समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ, जबरान ने जवाब दिया। देर तक दोनों कमांडो मुजाहिद अपने आइंदा मिशन के बारे में बातें करते रहे। इसके बाद वो सो गए। अगले रोज शाम से पहले हाजी साहब एक बूढ़े मुसलमान हज्जाम को लेकर आ गए। हज्जाम ने इमरान और जबरान के सर और छोटी छोटी दाढ़ी मूंछें साफ कर दी। हाजी साहब ने हज्जाम को वापस भेज दिया। जब वो चला गया तो कहने लगे, तुम्हारा मिशन परसों शुरू होगा। इंशाल्लाह कल इस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारा मतलूबा असलहा पहुंच जाएगा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। जोगियाना लिबास, काले मनकों वाली मालाएं, तरशोल और सींदवर भी कल शाम को ही मैं साथ लेता आऊंगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें पिस्तौल या कमांडो चाकू साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरान ने कहा, हमारा मिशन ऐसा है कि पिस्तौल या कमांडो चाकू साथ ले जाना खुद हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हाजी साहब ने कहा, और हाँ, जरूरी बात यह है कि मैंने तस्दीक कर ली है। फौजी कानवाय परसों दोपहर के बाद ही किसी वक्त गाजी आबाद से गुजरेगा। अब ये दुआ करो कि वो गाजी आबाद कुछ देर के लिए रुक जाए। कानवाय को उसूली तौर पर गाजी आबाद में रुकना चाहिए, क्योंकि मुराद आबाद से चलने के बाद गाजी आबाद ही ऐसा पड़ाव है जहां फौजी कुछ खा कर ताज़ा दम हो सकते हैं। जबरान ने कहा, और फर्ज कर लिया कि गाजी आबाद में कनवाय नहीं रुकता, तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना होगा? हाजी साहिब बोले, दिल्ली से आगे मीरठ छावनी ही ऐसी जगह है जहां कानवाय जरूर कुछ देर के लिए रुकेगा। तुम लोगों को फिर यहाँ से मीरठ छावनी जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कानवाय गाजी आबाद रुके बगैर आगे निकल जाए। गाजी आबाद एक तरह से दिल्ली ही है और यहाँ पीछे से आने वाला फौजी कानवाय 10-15 मिनट के लिए ही सही लेकिन जरूर रुकता है। हाजी साहिब के जाने के बाद उन्होंने आईने में दोबारा अपनी शक्लें देखी। मड़े हुए सर के साथ हम बिल्कुल ही बदल गए हैं। जबरान बोला, ये एक तरह से अच्छा ही हुआ है। अगर गाजी आबाद में कल किसी ने हमें देखा भी होगा तो वो इस हुलिया में हमें बिल्कुल नहीं पहचान सकेगा। हाजी साहब अगले रोज हमारे लिए 16 इंतहाई ताकतवर टाइम बम और साधु के लिबास के साथ जरूरी लवाजमात लेकर आ गए। हमने टाइम बमों को खास तौर पर चेक किया। ये पुराने जमाने की इंडी पिन की कैप यानी टोपी के साइज के थे और बकौल हाजी साहब इनमें इतनी ताकत थी कि अगर वो 6 मंजिला बिल्डिंग के बाहर फटे तो बिल्डिंग का सामने वाला हिस्सा पूरे का पूरा उड़ा सकते हैं। हर बम के ऊपर एक सुर्ख छोटा बटन था और एक बहुत ही छोटे डायल के ऊपर 1 से लेकर 12 तक के हिंसे लिखे हुए थे। हाजी साहब कहने लगे, ये इस बम का क्लॉक है। इस पर जितना टाइम देना हो इसके मुताबिक सुई सेट करके बटन दबा दिया जाता है। इसको जितना टाइम दिया हुआ हो उसके खत्म होते ही बम एक धमाके से फट जाता है। 8 बम जबरान ने और 8 बम इमरान ने अपने अपने लिबास के अंदर संभाल कर रख लिए। उनके हाथ में कशकोल नहीं थे, सिर्फ तरशोल थे, क्योंकि शो देवता तबाही का देवता है और हिंदू के अकीदे के एतबार से शो के साधु बड़े जलाली और गसीले होते हैं और हिंदू लोग इनकी बद्दुआ से अपने आप को हर मुमकिन तरीके से बचाते हैं और साधुओं की कोई बात नहीं टालते। इन्हें जो प्रोग्राम दिया गया था उसके हिसाब से भारत के 15वीं कोर का फौजी कानवाय बफोर्स गनों और मार्टर गनों की बहुत बड़ी खेप लेकर गाजी आबाद मुंह अंधेरे पहुंचने वाला था। चुनांचे दोनों कमांडो दोस्त रात के 3 बजे ही एक टैक्सी लेकर गाजी आबाद की तरफ चल पड़े। वो गाजी आबाद के रेलवे स्टेशन से थोड़ा पीछे ही टैक्सी से उतरे। वहां एक छोटा सा विष्णु मंदिर था। जबरान और इमरान शो जी के साधुओं के बेस में थे। उन्होंने मंदिर में जाकर माथा टेका। लोग उनकी खिदमत में मिठाई वगैरह पेश करने लगे। इमरान ने जोर से नारा लगाया, ओलख नरजन। जबरान ने उसके पीछे नारा लगाया, ओलख नरजन, और खामोश हो गया। मंदिर के बाहर गेंदे के फूल बेचने वाला बैठा था। अपनी स्कीम के मुताबिक इमरान को इन फूलों की जरूरत थी। उसने हाथ बढ़ाकर फूल बेचने वाले से पूछे बगैर गेंदे के 2 हार उठा लिए। दुकानदार हाथ बांध कर खड़ा हो गया। महाराज, सारे हार लीजिए। इमरान ने गुस्से में आकर कहा, हम भिखारी नहीं है मूर्ख, जितने हार चाहिए हमने ले लिए हैं, ओलख नरजन। जबरान ने इमरान के पीछे नारा लगाया, ओलख नरजन, और खामोश हो गया। इमरान जबरान को लेकर गाजी आबाद के रेलवे स्टेशन की तरफ चला। अभी सुबह की सफेदी नहीं हुई थी, रात का हल्का हल्का अंधेरा बाकी था। इमरान ने जबरान से कहा, वो सामने राम नामी होटल है, होटल खुला है। ये सारी रात होटल खुला रखते हैं। स्टेशन पर मुसाफिर आते जाते रहते हैं। राम नामी होटल के अंदर 2-3 गाहक बैठे चाय पी रहे थे। होटल का मालिक गद्दी पर बैठा चाय तैयार कर रहा था। इमरान और जबरान राम नामी होटल के सामने जाकर खड़े हो गए। दोनों ने तरशोल वाला हाथ ऊपर उठाकर जोर से बारी बारी नारा लगाया,
اور ہوٹل کے آگے سڑک کے کنارے جو کرسیاں پڑی تھی ان پر بیٹھ گئے۔ ہوٹل کا مالک جلدی سے ان کی خدمت میں چائے کی 2 پیالیاں لے کر حاضر ہو گیا۔ مہاراج، میرے بڑے سوبھاگ ہیں کہ آپ میرے ہوٹل میں پدھارے ہیں۔ عمران نے آواز میں جلال پیدا کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم ہی ہوٹل کے مالک ہو؟ اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہاراج میں آپ کا سیوک ہی ہوٹل کا مالک ہوں، میرا نام گوپی پرشاد ہے۔ عمران نے ترشول والا ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، گوپی پرشاد، تم سے شیوجی مہاراج بہت خوش ہیں، وہ تمہیں ایک چاند سا بیٹا عطا کریں گے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہوٹل کے مالک کی 6 بیٹیاں تھیں، لڑکا ایک بھی نہیں تھا۔ وہ تو عمران کے پاؤں پر گر پڑا۔ عمران نے پاؤں فوراً پیچھے کر لی اور غصیلی آواز میں بولا، سنسار کی مایا میں پھنسے ہوئے ہو، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ جاؤ، تمہیں کہہ دیا ہے کہ تمہارے ہاں شو بھگوان ایک لڑکا پیدا کریں گے، اس کا نام شوا داس رکھنا۔ جو حکم مہاراج۔ عمران نے اولکھ نرجن کا نعرہ لگایا، جبران نے اس کے پیچھے یہی نعرہ لگایا اور خاموش ہو گیا۔ عمران نے ہوٹل کے مالک سے کہا، ہمیں چائے پلاؤ اور 7 پوریاں بھی کھلاؤ۔ عمران اور جبران ہوٹل کے باہر لوہے کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ غازی آباد کے اسٹیشن پر کوئی گاڑی آ کر رکی۔ اس کے مسافر باہر نکلے تو کچھ مسافر شیوجی بھگوان کے سادھوؤں کو دیکھ کر چرن چھونے کو آگے بڑھے۔ تو عمران نے ہوٹل کے مالک سے کہا، ان ملیچ لوگوں کو یہاں سے بگا دو، نہیں تو ہم ان کے ساتھ تمہیں بھی شراب دیں گے۔ ہوٹل کا مالک تو فوراً گدی سے اچھل کر نیچے اترا اور جو 3-4 ہندو لوگ عمران اور جبران کی طرف آ رہے تھے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، مہاراج، شیوجی کے سادھو مہاراج تمہیں شراب نہ دے دیں، وہ کسی کو قریب آنے کی اجازت نہیں دیتے، یہاں سے چلے جائیں۔ عمران نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے گرج کر کہا، بھاگ جاؤ واسنا کے پجاریوں، بھاگ جاؤ، نہیں تو ہم تم سب کو یہیں بسم کر دیں گے۔ ڈر کے مارے سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ ہوٹل کا مالک عمران اور جبران کے آگے پوری کچوری اور چائے رکھ کر فوراً پیچھے ہٹا اور گدی پر جا کر بیٹھ گیا۔ عمران نے جبران سے کہا، دعا کرو کہ کانوائی یہاں رک جائیں۔ جبران نے کہا، یہاں 2-3 ہوٹل کھلے ہیں، فوجی یہاں چائے وغیرہ پینے کے لیے ضرور رکیں گے۔ آسمان پر صبح کا پہلا اجالا نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ عمران نے جبران سے کہا، جب میں تمہیں گیندے کا ہار دے کر کہوں کہ جاؤ تم بھی شیوجی بھگوان کی گاڑیوں پر سوبھاگیہ کے پھول رکھ کر آؤ، تو تم فوراً گیندے کا ہار لے کر اس کا ایک ایک پھول فوجی ٹرکوں پر رکھنے لگو گے۔ اسی دوران تم نے بڑی ہوشیاری اور عیاری سے کام لے کر فوجی ٹرک کے نیچے یا پیچھے یا بمپروں کے نیچے پھول کے ساتھ ہی بم چسپاں کر دینے ہیں اور اس کا بٹن بھی دبا دینا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام بڑی ہوشیاری سے کر لو گے۔ جبران بولا، انشاءاللہ۔ صبح کاذب کی تھوڑی تھوڑی سفیدی پھیلنے لگی تھی۔ اس ہلکی روشنی میں مراد آباد سے جو سڑک غازی آباد اور دلی کی طرف آتی تھی وہ دور تک صاف نظر آنے لگی۔ یہ سڑک دور تک خالی تھی۔ عمران اور جبران خاموشی سے پوری کچوری کا ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتہ کر کے عمران اور جبران نے بلند آواز میں باری باری اولکھ نرجن کا نعرہ لگایا اور بے چین نظروں سے دور تک خالی نظر آنے والی سڑک کو تکنے لگا۔ فوجی کانوائے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن دوسرے لمحے اچانک سے ایک بہت بڑا فوجی ٹرک آتا دکھائی دیا۔ عمران نے آہستہ سے کہا، جبران ہوشیار ہو جاؤ، فوجی کانوائے آ رہا ہے۔ وہ ایک فوجی ٹرک نہیں تھا، اس کے پیچھے 12-13 فوجی ٹرک اور بھی تھے۔ پورا فوجی کانوائے تھا جس کے ٹرکوں میں توپوں اور مارٹر گنوں کے گولے لدے ہوئے تھے۔ ہر ٹرک کے اوپر ترپال ڈال دی گئی تھی اور درختوں کی جاڑیاں ڈال کر ٹرک کو کیموفلاج کر دیا گیا تھا۔ عمران اور جبران بے تابی سے فوجی کانوائے کے وہاں رکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کانوائے کا اگلا ٹرک اسٹیشن کے قریب آ کر سڑک سے اتر کر ایک طرف رک گیا۔ عمران نے آہستہ سے کہا، خدا کا شکر ہے کانوائے یہاں رکے ہیں۔ یہ 14 فوجی ٹرک تھے۔ 14 کے 14 فوجی ٹرک اسٹیشن کے سامنے اور ہوٹل کے قریب ہی ایک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ سکھ، گورکھے اور ڈوگرا ڈرائیور نیچے اترے اور ہوٹل کی طرف آئے۔ عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی یہ فوجی اس کے قریب آئے، اس نے بلند آواز میں اولکھ نرجن کا نعرہ لگایا اور بھارتی فوجیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم بھارت ماتا کے سپوت ہو، شیوجی بھگوان نے تمہاری فتح کی خبر دے کر ہمیں یہاں بھیجا ہے، ادھر آؤ، اپنے ماتھے پر شیوجی بھگوان کے تلک لگواؤ۔ عمران نے یہ جملے اس قدر روبدار اور بلند آواز میں اس قدر اعتماد کے ساتھ کہے کہ جو 6-7 فوجی وہاں آئے تھے وہ سب کے سب عمران کے پاس آ گئے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران نے زور سے نعرہ لگایا، اولکھ نرجن۔ اس کے بعد جبران نے بھی یہی نعرہ لگا دیا۔ عمران نے اپنے ماتھے پر لگے ہوئے تلک پر انگلی رکھ کر وہی سیندور والی انگلی ڈوگرا فوجی پر لگا دی۔ اسی طرح وہ ہر فوجی کے ماتھے پر تلک لگاتا اور ساتھ ساتھ اولکھ نرجن کا نعرہ بھی لگاتا جاتا۔ عمران نے دیکھ لیا کہ یہ فوجی 15ویں کور کے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہی وہ فوجی کانوائے ہے جس کے ٹرکوں پر توپوں کے گولے کارگل پہنچائے جا رہے ہیں۔ جب عمران سب فوجیوں کے تلک لگا چکا تو اس نے گیندے کا ہار اپنے گلے سے اتار کر اپنے ترشول پر لٹکایا اور ترشول کو آسمان کی طرف بلند کر کے کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آواز میں نعرہ لگایا، اولکھ نرجن، جے ہو شیو بھگوان کی، وجے ہو بھارت ماتا کے سپوتوں، ہے بھگوان مجھے آگیا دے کہ میں تیرے واہنوں پر تیرے پھول ارپن کروں۔ اولکھ نرجن، اولکھ نرجن،
साथ साथ जबरान भी नारा लगाता रहा। फौजी इमरान की गरजदार आवाज और शिव भगवान को मुखातिब करके बोले गए जुमलों से मुतासिर हो गए थे। इमरान ने जबरान से कहा, शिव भगवान के बालिके, ये ले गेंदे के फूल और जाकर एक एक वाहन पर रखता जा। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इमरान ने पलट कर अपने चेहरे को सख्त जलाली बनाकर फौजियों की तरफ देखा और गुस्सीली आवाज में बोला, भारत माता के सपूतों, तुम भी हमारे साथ चलो ताकि हम तुम्हारे सामने वाहनों पर शिव भगवान की शरदा के फूल अर्पण करें। फौजी सख्त थके हुए थे और नाश्ता करने के मूड में थे। उनमें से हवालदार ने कहा, महाराज गाड़ियां सामने खड़ी हैं, वहां ड्यूटी गार्ड भी मौजूद हैं, आप खुद ही तकलीफ कर लें तो बड़ी कृपा होगी। इमरान जबरान यही चाहते थे। इमरान ने कहा, ठीक है, हम खुद ही जाते हैं। और दोनों कमांडो 15वीं कोर के ट्रकों की तरफ ओलख नर्जन जय शिव भगवान के नारे लगाते चल पड़े। डोगरा हवालदार ने ट्रकों के आगे खड़े फौजियों को आवाज देकर कहा, गुरु महाराज को गाड़ी पर शरदा के फूल रखने दो। इमरान ने जाते ही जो 3 सिपाही ट्रकों के आगे पहरे पर खड़े थे उनको मुखातिब करके कहा, भारत माता के सपूतों, तुम कश्मीर पर ही नहीं पाकिस्तान पर भी अपनी विजय का तिरंगा लहराओगे। ओलख नर्जन। फिर उसने तीनों फौजी सिपाहियों के माथे पर बारी बारी तिलक लगाया और जबरान से कहा, शिव भगवान के बालिके, तुम इस तरफ से गाड़ियों पर शरदा के फूल रखो, मैं उस तरफ से शरदा के फूल अर्पण करता हूं। और दोनों कमांडो ओलख नर्जन के नारे लगाते गाड़ियों की तरफ बढ़े। इमरान एक तरफ से और जबरान दूसरी तरफ से फौजी ट्रकों के बोनेट पर हार में से गेंद के फूल तोड़ तोड़ कर रखने लगे। वो पहले ट्रक के नीचे बम न लगा सका क्योंकि एक सिपाही उसको देख रहा था। वो दूसरे ट्रक के पास जाकर उसके पीछे चला गया और अपने लंबे चुगे के अंदर से बम निकाल कर उसका बटन दबाते और उसे ट्रक के पिछले टायर के और बम्पर के नीचे टाइम बम लगाते बमुश्किल 2 सेकंड लगे और वो जल्दी ओलख नर्जन का नारा लगाते हुए तीसरे ट्रक के सामने आ गया। डोगरा फौजी सरसरी तौर पर इन दोनों साधुओं को देख रहा था। साधु जोगियों का इन सिपाहियों के दीन धर्म और जिंदगी से गहरा ताल्लुक चलाता था। ये तमाशे वो सारी जिंदगी करते आए थे। इनके घरों में साधु जोगी बिला रोक टोक आ जाते थे और घर से खूब सेवा करवाते थे और घर वाले और वो खुद भी इस बात को बड़ा मुबारक समझते थे कि उनके घर साधु जोगी भोजन पानी करने आए हैं। चुनाचे सिपाही ट्रकों के आगे पहरे पर खड़े रहे और किसी ने इन साधुओं के साथ रहने की जरूरत महसूस न की। दूसरी जानिब जबरान ने भी अपना काम दिखा दिया था और 6 में से 5 ट्रकों के बम्परों के नीचे टाइम बम चिस्पा कर दिए थे और इनके सुर्ख बटन भी दबा दिए थे। वो सिर्फ पहले ट्रक के पीछे ना जा सका था। जबरान ने यह काम इतनी तेजी से किया था कि किसी को शक हो ही नहीं सकता था कि वो ट्रकों के पीछे जाकर क्या कर रहे हैं। वो नारा लगाते हुए हर ट्रक के आगे आते, फूल रखते, फिर नारे लगाते हुए ट्रक के पीछे जाते और वहां फूल रखने की बजाय टायरों के ऊपर बम्परों के नीचे छोटा सा टाइम बम चिपका देते। इस काम से फारिग होकर वो ट्रकों के आगे आकर त्रिशूल बुलंद करके जय शिव शंकर की धमाल डालने लगे। धमाल डालते हुए उन्हें इस बात का भी एहसास था कि उन्होंने टाइम बमों के फटने का वक्त आधा घंटा सेट किया हुआ है, यानी ठीक आधे घंटे बाद इन ट्रकों को धमाके से फट पड़ना था। धमाल डालते डालते इमरान और जबरान राम नामी होटल के सामने आ गए। 5 मिनट तक वहां धमाल डाली और फिर जय शिव शंकर के नारे लगाते वापस चल पड़े। उस वक्त कानवाय के सिपाही और दूसरे ओहदेदार होटल के बाहर बैठे नाश्ता वगैरह कर रहे थे और एक दूसरे से हंसी मजाक में मसरूफ थे। उन्होंने साधुओं की तरफ कोई तवज्जो न की। सड़क पर कुछ दूर तक इमरान और जबरान साधुओं की बेस में थोड़ी थोड़ी देर बाद ओलख नर्जन के नारे लगाते रहे। जब उन्हें महसूस हुआ कि वो फौजी कानवाय से काफी दूर आ गए हैं तो वो सड़क पर दिल्ली की तरफ तेज तेज चलने लगे। इमरान ने जबरान से कहा, हमें यहाँ से बहुत जल्द दूर निकल जाना चाहिए। कम वक्त कोई खाली टैक्सी भी नजर नहीं आ रही। दिन पूरी तरह से निकल आया था। बम के धमाकों में थोड़ा वक्त ही रह गया था। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट रह गए थे। आखिर एक खाली रिक्शा सामने से आता दिखाई दिया। इमरान ने उसे हाथ दिया। 2 साधुओं को देखकर रिक्शे वाले को आगे बढ़ने की जरूरत न हुई। रिक्शा खाली था। रिक्शा उनके करीब आकर रुक गया। ड्राइवर ने पूछा, महाराज कहाँ जाएंगे? इमरान और जबरान जल्दी से रिक्शा में बैठ गए। इमरान ने कहा, बालिके दिल्ली स्टेशन पर ले चलो। रिक्शा वापस मुड़ा और सड़क पर दौड़ने लगा। 15 मिनट में वो दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने थे। यहाँ उन्होंने रिक्शा छोड़ दिया और एक टैक्सी ले ली और उसे एक खास सिमत को चलने के लिए कहा। टैक्सी को स्टेशन से रवाना हुए ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट हुए थे कि दूर से बहुत शदीद धमाके की गूंज सुनाई दी। इसके साथ ही धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। बाज धमाके ऐसे थे जैसे बिजलियां कड़क रही हों। ड्राइवर ने टैक्सी रोक ली। वो डर गया था। टैक्सी से बाहर निकलकर वो पीछे की तरफ देखने लगा। इमरान ने कहा, बालिके क्या देख रहे हो? ड्राइवर ने डरी हुई आवाज में कहा, महाराज बड़े धमाके हो रहे हैं, लगता है किसी कारखाने के बॉयलर फट गए हैं। इमरान ने कहा, मूर्ख, ये सब माया के खेल हैं, तू क्यों परेशान होता है? चल आगे चल, हमें शिव भगवान की सभा में जाकर कीर्तन करना है।
टैक्सी ड्राइवर भी इस इलाके से दूर निकल जाना चाहता था क्योंकि धमाकों की गूंज मुसलसल सुनाई दे रही थी और पीछे गाजी आबाद की जानिब आसमान पर धुआं ही धुआं था और उस तरफ से परिंदे शोर मचाते चले आ रहे थे। टैक्सी ड्राइवर तेजी से सड़क पर रवाना हो गया। 20 मिनट के बाद जहां इमरान जबरान ने उतरना था वहां टैक्सी से उतर गए। उन्हें टैक्सी का किराया देने की जरूरत नहीं थी। टैक्सी ड्राइवर ने भी किराया बिल्कुल ना मांगा और दोनों के उतरते ही टैक्सी आगे को भगा कर ले गया। जिस जगह दोनों कमांडो दोस्त उतरे थे वहां से वो एक वीरान से मैदान की तरफ हो गए। आधे घंटे की मुसाफत तय करने के बाद वो हाजी साहिब वाले खाली प्लाट के अहाते में दाखिल हो रहे थे। उस वक्त बूढ़ा चौकीदार कहीं गया हुआ था। उन्होंने खुफिया जगह से कमरे की चाबी निकाली और कमरा खोलकर अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने दरवाजा बंद करके साधुओं वाला लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहने और मुंह हाथ धोकर माथे पर लगे हुए तिलक के निशान तौलिए से रगड़ कर साफ कर दिए। साधुओं वाला लिबास और दोनों तरशोल उन्होंने एक तरफ रख दिए। उनके पास 3 टाइम बम बच गए थे। ये बम वो ट्रकों पर लगा न सके थे, लेकिन उन्होंने जितने भी बम लगाए थे उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था और बमों वाले ट्रकों ने फट कर दूसरे ट्रकों को भी उड़ा दिया था। मशरिक की सिमत आसमान पर स्याह धुएं के बादल से ऊपर जाकर रुक गए थे, मगर अब धमाकों की गूंज सुनाई नहीं दे रही थी। इमरान कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। हमने वो सारा गोला बारूद रास्ते में ही भस्म कर दिया है जिसको भारतीय फौज ने कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल करना था। जबरान ने कहा, अगर कानवाय के साथ आने वाले फौजियों में से कोई जिंदा बच गया होगा तो वो जरूर ये बयान देगा कि 2 साधु वहां आए थे जिन्होंने ट्रकों पर फूल अर्पण करने के बहाने हो सकता है किसी ट्रक में टाइम बम लगा दिया हो, और इस बयान की रोशनी में सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारी तलाश में शहर की नाकाबंदी कर दे।